हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशंस नाम की यूनिट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज इसके फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्यूशन की बेसिक बातों के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलाने पर कितने टाइप के सॉल्यूशंस बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स जिसके द्वारा हम सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एक्सेट्रा, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तथा उसके बाद उनसे रिलेटेड, उन कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को जब मिक्स करते हैं तो उनके होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स, होमो मीन्स सेम, यानी मिक्स करने के बाद जो कंपोनेंट्स हैं उनसे जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में कंपोजिशन ऊपर से लेकर नीचे तक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि द सॉल्यूशन शुड हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सपोज हम वाटर में साल्ट डिजोल्व करते हैं तो ऊपर वाले पार्ट में सॉल्यूशन में पर यूनिट वॉल्यूम जितना साल्ट डिजोल्व होगा, बीच वाले सॉल्यूशन में भी पर यूनिट वॉल्यूम उतना ही साल्ट डिजोल्व होना चाहिए और नीचे वाले पार्ट में भी उतना ही साल्ट डिजोल्व होगा पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसे मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं और उस होमोजेनियस मिक्सचर का दूसरा नाम ही सॉल्यूशन होता है। सब्सटेंस को डिजोल्व करने के बाद जो कंपोनेंट्स हैं उनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो जाता है और उनका साइज 1 नैनोमीटर डायमीटर से कम हो जाता है। एक सॉल्यूशन में दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? जैसे हम वाटर में साल्ट डिजोल्व करते हैं तो वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वह सॉल्वेंट है, और साल्ट कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो वह सोल्यूट है। सो द सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन which is present in the largest quantity, and solute is the component which can be one or more in number. So one or more components in the solution other than solvent. In solvent के अलावा जितने भी components होते हैं वो solute कहलाते हैं। जैसे अगर हम वाटर में साल्ट, यूरिया, शुगर वगैरह डिजोल्व करें तो वाटर सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वाटर सॉल्वेंट है, और साल्ट, यूरिया, शुगर वगैरह जो हमने डिजोल्व किए हैं सभी कंपोनेंट्स वो सभी सोल्यूट हो जाते हैं क्योंकि वो सॉल्वेंट से कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सॉल्वेंट एक ही होता है इसका मतलब, और सोल्यूट एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब तक हमने यह सीखा कि हम एक सॉल्वेंट में कई सोल्यूट भी डिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इस यूनिट में बाइनरी सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे, यानी ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें दो ही कंपोनेंट हो, एक सोल्यूट ही एक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो। तो ऐसे कंपोनेंट्स दो ही होंगे, एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन में। तो बाई मींस टू। तो बाइनरी सॉल्यूशन which contains only two components, one solute dissolved in one solvent. सॉल्यूशंस मोस्टली हम लिक्विड्स में बनाते हैं अपने यूज के लिए, और वह लिक्विड मोस्टली हम वाटर लेते हैं। अगर वाटर हम सॉल्वेंट लें और उसमें कोई सब्सटेंस डिजोल्व करें तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। सो एक्वा सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच वाटर इज प्रेजेंट एज द सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम वाटर के अलावा किसी दूसरे सॉल्वेंट में सब्सटेंस को डिजोल्व करें, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, टोल्यूइन, बेंजीन, जाइलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, फिनॉल वगैरह, ऐसे सॉल्वेंट्स में अगर हम कोई सब्सटेंस डिजोल्व करते हैं तो उनमें वाटर सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है, वाटर के अलावा कोई दूसरा सब्सटेंस सॉल्वेंट के रूप में है, ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। एक्वस मींस वाटर। वाटर सॉल्वेंट है तो एक्वस सॉल्यूशन, और वाटर के अलावा अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस देखें कि हमारे डेली लाइफ में सॉल्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। जैसे ब्रास, जिसे हम हिंदी में पित्तल कहते हैं, वह कॉपर और जिंक का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है। ऐसे ही ब्रोंज, जो कॉपर और टिन का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जिसे हम कांसा कहते हैं। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकल का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये सभी सॉलिड्स के सॉल्यूशंस हैं, इनमें जितने भी कंपोनेंट हैं वो सॉलिड हैं, लेकिन अलग अलग सब्सटेंस को मिलाने पर अलग अलग टाइप का मिक्सचर बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं
और उनको उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम वाटर में 1 ppm फ्लोराइड आयन मिक्स कर देते हैं, जैसा कि वाटर वर्क्स में वाटर सप्लाई करने वाले ऐड करते हैं, तो वह हमारे दांतों के क्षय को यानी टूथ डिके को रोकता है। लेकिन अगर फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन वाटर में 1 ppm से बढ़ाकर अगर 1.5 ppm हो जाए तो उससे हमारे टीथ जो है वो कलर्ड हो जाते हैं यानी मोटल हो जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा कंसंट्रेशन होने पर वह वाटर हमारे लिए पॉइजनस भी साबित हो सकता है। इसके अलावा जो इंट्रावीनस इंजेक्शंस डॉक्टर हमारे ब्लड वेसल्स में डालते हैं, उन इंजेक्शंस की जो कंसंट्रेशन है वह हमारे ब्लड प्लाज्मा यानी ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसी कंसंट्रेशन के नियरली सेम होनी चाहिए। तो इस तरह सॉल्यूशंस के बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सॉल्यूशन के टाइप्स करते हैं। अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग देखें तो सॉल्यूशंस मेन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आर सॉलिड सॉल्यूशंस, सेकंड आर लिक्विड सॉल्यूशंस एंड थर्ड आर गैसियस सॉल्यूशंस। ये सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया है। फर्स्ट आर सॉलिड सॉल्यूशंस यानी दो सॉल्यूशंस इन विच एनी सॉलिड इज प्रेजेंट एज सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। और अगर लिक्विड सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट हो तो सेकंड टाइप हो जाता है लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर गैस सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट हो तो वो थर्ड टाइप हो जाता है गैसियस सॉल्यूशंस। पहले हम स्टडी करते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस को। दो सॉल्यूशंस इन विच एनी सॉलिड इज प्रेजेंट एज सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशंस। तो हमें पता है कि ये सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्वेंट के रूप में है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग ये फर्दर 3 टाइप का हो जाता है। फर्स्ट आर सॉलिड इन सॉलिड टाइप के सॉलिड सॉल्यूशंस, यानी जिसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड हो और सॉल्यूट भी सॉलिड हो, वो कहलाएंगे सॉलिड इन सॉलिड टाइप के सॉलिड सॉल्यूशंस। जैसे अलॉयज हमें पता है, जैसे ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, इस तरीके से जितनी भी अलॉयज है ये सभी सॉलिड टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन है। यानी हम किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करते हैं तो वो सॉलिड इन सॉलिड टाइप के सॉलिड सॉल्यूशंस हो जाते हैं। सेकंड आर लिक्विड इन सॉलिड टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन, जिनमें सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉलिड सॉल्वेंट हो, जैसे हाइड्रेटेड साल्ट्स। हाइड्रेटेड साल्ट जैसे CaCl2.2H2O हाइड्रेटेड साल्ट है, तो ऐसे हाइड्रेटेड साल्ट लिक्विड इन सॉलिड टाइप के एग्जांपल है। इसी तरीके से हम मरकरी मेटल जो लिक्विड है उसको अगर हम किसी मेटल के साथ जैसे सोडियम या मैग्नीशियम वगैरह के साथ मिक्स करके अमलगम बनाते हैं तो वो भी लिक्विड सॉलिड टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन हो जाता है। अगर हम किसी सॉलिड में किसी गैस को मिक्स करते हैं तो गैस इन सॉलिड टाइप के एग्जांपल जैसे पैलेडियम मेटल में इंटरस्टिशियल स्पेस पर हाइड्रोजन गैस जाकर डिजोल्व हो जाती है उसमें, तो हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम इसका एग्जांपल हो जाता है। इसी तरीके से मिनरल्स में जो गैस डिजोल्व हो जाती हैं वो भी गैस इन सॉलिड टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएंगे। सेकंड आते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, जिनमें लिक्विड सॉल्वेंट के रूप में होता है, लेकिन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो यह भी 3 टाइप का है। पहला हम करें सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस, जैसे शुगर या साल्ट या सोडियम हाइड्रोक्साइड या इस तरह कोई सॉलिड हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो वो सॉलिड इन लिक्विड टाइप का लिक्विड सॉल्यूशन हो जाता है। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड को आपस में मिक्स करें तो उनमें सभी कंपोनेंट्स लिक्विड होंगे। तो जैसे इथेनॉल या मिथनॉल या एसीटोन वगैरह को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो लिक्विड इन लिक्विड टाइप का लिक्विड सॉल्यूशन होगा। और अगर हम किसी गैस को जैसे ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, इस टाइप से किसी गैस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो थर्ड टाइप का लिक्विड सॉल्यूशन, जिसे हम गैस इन लिक्विड टाइप का लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, वो बन जाता है। इसी तरीके से थर्ड जो सॉल्यूशन है वो आते हैं गैसियस सॉल्यूशन, जिनमें गैस सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड इन गैस टाइप का। तो जैसे हमें पता है कि आयोडीन, कैम्फर जिसे हम कपूर कहते हैं, तो आयोडीन, कैम्फर वगैरह सब्लिमेशन के द्वारा वेपर बनाते हैं। और अगर वो किसी नाइट्रोजन जैसे किसी गैस में जाकर डिजोल्व हो जाए, जैसे नाइट्रोजन गैस में कैम्फर या आयोडीन के वेपर डिजोल्व हो जाए तो वो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल हो जाता है। इसी तरीके से कोई लिक्विड जैसे क्लोरोफॉर्म है, वो वेपर बनाकर किसी गैस जैसे नाइट्रोजन गैस में मिक्स हो जाए तो क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस जो है, इस टाइप के एग्जांपल जो हैं वो लिक्विड इन गैस टाइप के गैसियस सॉल्यूशन हो जाते हैं। हम
थर्ड टाइप में इसको स्टडी करें गैस एंड गैस। तो अगर हम दो या दो से ज़्यादा गैसेज को आपस में मिक्स कर देते हैं तो वो गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा गैस एंड गैस टाइप का। जैसे हम हीलियम और ऑक्सीजन गैस को मिक्स करें जो आपस में रिएक्ट ना करें, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिक्स करें तो वो गैस एंड गैस टाइप के गैसेज मिक्सचर हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे जो सॉल्यूशन है वो तीन टाइप के हैं, जो फर्दर हर एक टाइप जो है वो तीन टाइप का है, तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। कंसंट्रेशन एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। इनको एक्सप्रेस करने के कई मेथड हैं, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ। इस तरीके से इसके कई मेथड्स हैं एक्सप्रेस करने के। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो पहला मेथड है वो है परसेंटेज। परसेंटेज हमें ये बताता है कि 100 पार्ट सॉल्यूशन में कितने पार्ट कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है। इन नंबर ऑफ पार्ट्स ए कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू परसेंटेज। पार्ट्स हमने इसलिए बोला क्योंकि हम उस कंपोनेंट का या सॉल्यूशन का मास लेते हैं या वॉल्यूम लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज तीन टाइप का हो जाता है। सबसे पहला होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में हम उस कंपोनेंट का भी मास लेंगे और सॉल्यूशन का भी मास लेंगे। तो अगर हम इनके मास को ग्राम में लें तो हम कह सकते हैं दैट मास परसेंटेज इज द मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि हमने दोनों का मास लिया है यानी वेट लिया है, तो इसको हम W/W से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला हो जाता है कि मास ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का हमें मास परसेंट कैलकुलेट करना है उसका मास अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरीके से इसका मास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है। जैसे हम यहाँ कैलकुलेट करें कि मान लो किसी सॉल्यूशन में, कोई सॉल्यूशन बनाने के लिए 180 ग्राम वाटर क्योंकि सॉल्वेंट वाटर नाम दिया है जिसका मतलब 180 ग्राम सॉल्वेंट है हमारा, उसमें 20 ग्राम शुगर हमने डिजोल्व की है, तो सोल्यूट का जो मास है वो हो जाता है 20 ग्राम और जो हमारा सॉल्यूशन है उसका मास हो जाएगा 20 शुगर का प्लस 180 सॉल्वेंट का मास, तो सॉल्यूशन का टोटल मास हो जाता है टोटल 200 ग्राम। तो इसका मास परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ द कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूट का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 20 अपॉन सॉल्यूशन का मास 200 into 100, दिस कम्स आउट टू बी 10% बाय वेट। तो इस तरीके से अगर हम वाटर का भी कैलकुलेट करना चाहेंगे, अगर मास परसेंट, तो 180 अपॉन 200 into 100 करके हम उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वह वाटर का मास परसेंट हो जाएगा। अगर हम इनके मास लेने की बजाय अगर वॉल्यूम ले लें तो वह वॉल्यूम परसेंट कहलाएगा और उसमें हम क्या लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 और इसको हम V अपॉन V यानी बाई वॉल्यूम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लो कि 15 ml मिलीलीटर इथेनॉल हमने 120 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, सॉल्वेंट का नाम नहीं दे रखा या सॉल्वेंट नहीं लिख रखा, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 120 मिलीलीटर और जो हमने सॉल्यूट इसके अंदर ऐड किया है वो है इथेनॉल, वो 15 ml है। तो हम इथेनॉल का वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा 15 अपॉन 120 इंटू 100, दिस कम्स आउट टू बी 12.5% बाई वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करते हैं। अगर हम जिस कंपोनेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसका हम मास लें और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लें तो वो कहलाता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज और उसको हम W अपॉन V से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे हम एग्जांपल करें कि 400 मिलीलीटर सॉल्यूशन में हमने 20 ग्राम सुक्रोज ऐड किया है, मिक्स कर रखा है, तो इसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा, तो मास बाय परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है इसका W अपॉन V, दैट कम्स आउट टू बी 20 अपॉन 400 इंटू 100, दिस कम्स आउट टू बी 5% W अपॉन V। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक मेथड मोल फ्रैक्शन भी है।
मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जैसा हमें नाम से पता चलता है, फ्रैक्शन मीन्स पार्ट। जैसे हमारे सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल्स का एक पार्ट है उस सॉल्यूशन में। तो जैसे हमारे सॉल्यूशन में कई कंपोनेंट्स है, सपोज हमारे सॉल्यूशन में 5 कंपोनेंट्स है, एक सॉल्वेंट है और 4 सॉल्यूट है उनमें, तो हम उन 5 कंपोनेंट्स में से किसी एक कंपोनेंट को 1 कहते हैं, दूसरे को 2 कहते हैं, एक को 3 कहते हैं, एक को 4 कहते हैं, एक को 5 कहते हैं। इस तरीके से पहले कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5, यानी जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी के नंबर ऑफ मोल्स का सम। इस तरीके से सेकंड कंपोनेंट जो नंबर 2 है उसका मोल फ्रैक्शन यानी X2 कितना होगा, N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5, यानी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सपोज इसमें I कंपोनेंट्स हैं तो N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन अप टू Ni। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं नीचे सभी के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो ये तो हुआ कि अगर सॉल्यूशन में कई कंपोनेंट्स हो, लेकिन हम यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं, तो उस केस में हम एक कंपोनेंट को 1 कहें और दूसरे कंपोनेंट को अगर हम 2 कहते हैं, मोस्टली हम सॉल्वेंट को 1 कहते हैं और सॉल्यूट को 2 कहते हैं, तो जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा X1 दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इट मींस X1 will be equal to N1 divided by N1 plus N2। इसी तरीके से अगर हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालते हैं that will be equal to N2 divided by N1 plus N2। X1 और X2 जो है उनका सम हमेशा 1 होता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 हो सकता है। जैसे हम माने कि अगर हम कोई प्योर सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें कोई सॉल्यूट नहीं है तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा। तो जैसे हम इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कि सॉल्यूशन में 10 मोल्स हैं टोटल, जिसमें से जो सॉल्यूट है वो 3 मोल्स हैं उसके और सॉल्वेंट के 7 मोल्स हैं, टोटल 10 मोल्स हैं। तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा, यानी ए कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा दैट विल बी 0.3 और बी कंपोनेंट का होगा 0.7 और दोनों का सम कितना होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम जितने भी कंपोनेंट हैं, अगर सभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X5 जितने भी हैं सभी का सम 1 होगा। और इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन X1 प्लस X2 विल बी इक्वल टू 1। अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए आपको पता है सिंपल सा फॉर्मूला, हमें किसी भी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है और हमें पता है कि उसका मोलर मास कितना है, यानी वह सब्सटेंस कौन सा है और उसका मास कितना है। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए हम उसके मास को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाते हैं। तो जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं कि सपोज 18 ग्राम ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है, आपको पता है, उस 18 ग्राम ग्लूकोज को हमने 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया और हमें इस सॉल्यूशन में ग्लूकोज का और वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी N1 सॉल्वेंट का जो नंबर ऑफ मोल होगा दैट विल बी मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर में पता है 100 ग्राम है और मोलर मास जो है वाटर का 18 होता है। तो N1 की वैल्यू जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सॉल्यूशन में है दैट इज 5.55 मोल्स। इसी तरीके से अगर हम ग्लूकोज के लिए निकालें तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास जो होता है M2 दैट इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि C6H12O6। तो इस तरीके से आपको मोलर मास कैलकुलेट करना आता है और हम कैलकुलेट करके इसको 180 प्राप्त करते हैं कि मोलर मास ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास दैट इज 18 अपॉन 180, दिस कम्स आउट टू बी 0.1 मोल।
तो हमारे पास 0.1 मोल सोल्यूशन में ग्लूकोज है और 5.55 मोल्स वाटर है। तो अगर हम सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो पहले हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें, दैट इज इक्वल टू मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूट। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना है, 0.1 है, तो 0.1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो 5.55 प्लस 0.1 से हम 0.1 को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाता है 0.1 डिवाइड बाई 5.65 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.018. So 0.018 is the mole fraction of solute. हम सॉल्वेंट का भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना चाहें तो x1 हो जाएगा 5.55 डिवाइडेड बाई 5.55 प्लस 0.1। हम उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर दो ही कंपोनेंट हैं और अगर हमें एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता चल जाता है तो हमें पता है कि जैसे हमें x2 का पता चल गया, ये कितना है 0.018, तो हम x1 कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इधर जाकर 1 में से माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.018, तो x1 कितना हो जाएगा 0.982। इस तरीके से हम कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका ppm भी होता है। अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, यानी अगर सॉल्यूशन में बहुत कम अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट हो तो वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसे केसेज में अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत कम आती है, इसलिए हम ऐसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को ppm में एक्सप्रेस करते हैं। तो ppm क्या होता है, ppm इज द मास ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको हम ppm कहते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ppm का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर हम सोल्यूट को a बोलें और सॉल्वेंट को B बोलें, तो ppm अगर हम सॉल्यूट का कैलकुलेट करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ जो है ये 1 मिलियन होता है, इसलिए हम इसको ppm कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन हो जाता है। फॉर एग्जांपल सी वाटर है, अगर हम सी वाटर में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, उसको हम ppm में एक्सप्रेस करें, क्योंकि बहुत कम ऑक्सीजन गैस उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो ओनली 5.8 × 10⁻³ ग्राम, इट मींस ओनली 0.0058 ग्राम ऑक्सीजन गैस जो है वो पर किलोग्राम सी वाटर में घुली हुई है। तो अगर हम उसके ppm को कैलकुलेट करें तो ppm क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट यानी 5.8 × 10⁻³ अपॉन 1 किलोग्राम सॉल्यूशन है तो 1000 ग्राम इंटू 10⁻⁶, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यह आता है 5.8 ppm। अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं तो ये आती है 5.10⁻⁻⁴%। तो इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करने की बजाय ppm में एक्सप्रेस करते हैं। अगर सॉल्यूशन और भी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, और भी कम मात्रा में अगर सॉल्यूट प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में, तो हम 10⁻⁶ की बजाय 10⁻⁹ भी कर सकते हैं। ऐसे केसेज में यह मिलियन ना रह के बिलियन बन जाएगा, और ऐसे केसेज में हम पार्ट्स पर बिलियन कहेंगे इसको, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ppb। तो ये भी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का जो एक और मेथड है वह है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ इज द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट घुला हुआ है वह उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। इसकी यूनिट होती है, क्योंकि हमने सोल्यूट को ग्राम में लिया है, अपॉन सॉल्यूशन को हम लीटर में लेते हैं, इसलिए स्ट्रेंथ की यूनिट हो जाती है ग्राम पर लीटर। एंड फॉर्मूला इज मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन को मिलीलीटर में लेते हैं तो हम मिलीलीटर को, जितने मिलीलीटर है उनको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो लीटर हो जाएगा, और ऊपर जाकर 1000 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाता है मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम, और अगर मिलीलीटर में है तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें किसी सॉल्यूशन को, जैसे कोई सॉल्यूशन है उसमें 2 ग्राम यूरिया, 2 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 50 मिलीलीटर सॉल्यूशन, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है
कि मास ऑफ सोल्यूट यानी 2 ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यानी 50 मिलीलीटर into 1000, this comes out to be 40 gram per liter. So this comes out to be the strength of the solution. Dear students, next way of expressing the concentration of the solution is molarity. So what is molarity? Molarity is the number of moles of solute dissolved per liter of the solution. यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट घुले हुए हैं वह उसकी मोलारिटी कहलाती है। तो इसलिए फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर सॉल्यूशन मिलीलीटर में है तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले को हम ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर होल इनटू 1000। तो इस तरीके से हम इसकी मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है तो हम इजीली मोलारिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डायरेक्ट नहीं दे रखा, अगर हमें सोल्यूट का मास दे रखा है ग्राम में, तो आपको पता है कि मास को अगर हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे और फिर हम इसकी मोलारिटी को कैलकुलेट कर देंगे। इसकी यूनिट जो है वो आप समझ सकते हैं कि फॉर्मूले में ऊपर मोल है नीचे लीटर है, इसलिए इसकी जो यूनिट हो जाती है दैट इज मोल पर लीटर। या फिर हम इसको कैपिटल एम से भी इसकी यूनिट को डिनोट करते हैं। जैसे हम कहें कि कोई सॉल्यूशन 0.5 मोल पर लीटर है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 0.5 कैपिटल एम। तो 0.5 मोलर सॉल्यूशन भी हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इसको बोलेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन, जैसे उसको मोलर सॉल्यूशन बोला था वैसे ये नॉर्मल सॉल्यूशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मोलारिटी में हमने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, लेकिन हम यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट लेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, और अगर मिलीलीटर है तो इनटू 1000। And its definition becomes number of gram equivalents of the solute dissolved per liter of the solution is called normality of that solution। और इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या कैपिटल एन, जिसे हम नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे बोल देंगे कि 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन। इस तरीके से हम इनकी वैल्यू बताते हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया था मास को मोलर मास से डिवाइड करके, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करके। ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास किसी एसिड या बेस का हमें निकालना हो तो इक्विवेलेंट मास जो है वो उसके मोलर मास को उस एसिड की बेसिसिटी या बेस की एसिडिटी से डिवाइड करके निकाला जा सकता है। तो इक्विवेलेंट मास बिकम्स इक्वल टू मोलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। अभी एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है? तो आपको पता है कि कोई भी एसिड है, जो प्रोटोनिक एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव छोड़ते हैं। तो जितने H पॉजिटिव वो छोड़ते हैं वो H पॉजिटिव उतने ही OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो कितने OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि कितने H पॉजिटिव एसिड छोड़ता है। तो वह उसकी बेसिसिटी हो जाती है, क्योंकि जितने H पॉजिटिव को ये एसिड छोड़ेगा उतने ही OH नेगेटिव के साथ मिलके उतने ही बेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसलिए उसकी बेसिसिटी उतनी हो जाएगी। सपोज जैसे हम बात करें कि H2SO4 है, यह 2 H पॉजिटिव लिबरेट करता है, छोड़ता है, और ये 2 H पॉजिटिव जो है ये 2 OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसलिए ये 2 OH नेगेटिव को अकेला मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 होती है। इसी तरीके से HCl की बेसिसिटी 1 है, H2SO4 H2CO3 की बेसिसिटी 2 है, H3PO4 की बेसिसिटी 3 है। इसी तरीके से हम बेस की एसिडिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कोई भी बेस कितने OH नेगेटिव छोड़ेगा वे उतने ही H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो NaOH एंड KOH इनकी बेसिसिटी इन बेसिस की एसिडिटी 1 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी 2 है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी 3 है। इस तरीके से हम इनकी एसिडिटी और बेसिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नॉर्मेलिटी और मोलारिटी को कैलकुलेट करने में थोड़ा ही अंतर है, क्योंकि इसमें हम मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं, उसमें हम मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। इसलिए इनके बीच में रिलेशनशिप भी स्थापित हो जाता है कि अगर हमें इस सॉल्यूशन की मोलारिटी पता है और वह एसिड का सॉल्यूशन है उसकी बेसिसिटी हमें पता है, तो उसकी मोलारिटी को हम बेसिसिटी से मल्टीप्लाई करके उस एसिड की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वो बेस है तो उसकी एसिडिटी पता है
और मोलैलिटी पता है तो हम उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नॉर्मेलिटी पता है तो मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स द नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू बेसिसिटी ऑफ द एसिड एंड नॉर्मेलिटी ऑफ ए बेस इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू एसिडिटी ऑफ ए बेस। स्टूडेंट्स, अब हम मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में घुला हुआ है। हमें इसकी मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको पता है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जो है वह 250 मिलीलीटर के इक्वल होता है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम हमारा हो जाता है सॉल्यूशन का 250 मिलीलीटर। और हमें मोलैलिटी वगैरह कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स हमें सॉल्यूट के चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें इसका मास दे रखा है, तो हमें इसका मोलर मास भी पता होना चाहिए। तो मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है? दैट इज इक्वल टू सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, आपको पता है। H2SO4 में 2 H हैं, तो एक एटॉमिक मास है H का और 2 H हैं, प्लस 32 एटॉमिक मास है S का और एक S है, प्लस 16 एटॉमिक मास है O का और 4 O है। इन सभी को हम सम करते हैं तो हो जाता है 2 + 32 + 64 एंड दिस कम्स आउट टू बी 98 ग्राम पर मोल। सो दिस इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद अगर हम इसके सोल्यूट के मास को मोलर मास से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि हमें मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल की जरूरत है। तो मोलैलिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं उससे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास upon molar mass. So this becomes equal to 9.8 divided by 98. This is equal to 9. This is equal to 0.1 मोल। तो हमारे पास 0.1 मोल जो है सल्फ्यूरिक एसिड का है उस सॉल्यूशन में। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल है 0.1 और वॉल्यूम है 250 मिलीलीटर है, इसलिए इनटू 1000 हो जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 0.4 मोल पर लीटर, या हम इसको सिंपली कह सकते हैं 0.4 मोलर सॉल्यूशन। अब हम इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मेलिटी हमें पता है, नॉर्मेलिटी में हमें ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, उसके लिए हमें इक्विवेलेंट मास चाहिए। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी पता होनी चाहिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड 2 H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी होती है 2। बेसिसिटी 2 है तो मोलर मास को अगर हम बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे तो इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो मोलर मास 98, 2 से डिवाइड किया तो इक्विवेलेंट मास आ जाता है 49। अब हम इस इक्विवेलेंट मास से मास को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाते हैं 9.8 डिवाइडेड बाय 49 और ग्राम इक्विवेलेंट हो जाते हैं 0.2। अब हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 0.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 मिलीलीटर है इनटू 1000। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 0.8 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या हम सिंपली कह सकते हैं 0.8 नॉर्मल सॉल्यूशन। यदि जो हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं हमें मास दे रखा है तो पहले हम एसिडिटी या बेसिसिटी से उसके मोलर मास को डिवाइड करके उसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू को नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुट करके हम उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी पता लगाएंगे। अगर हमें मोलैलिटी का पता है, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट निकालना चाहें तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी मोलैलिटी इनटू बेसिसिटी। दोनों हमारी मोलैलिटी जो है दैट इज 0.4 और इस एसिड की बेसिसिटी है 2, तो 0.4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.8 नॉर्मल। अगर हम मोलैलिटी के बाद नॉर्मेलिटी निकालना चाहें तो हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो आती है वह है मोलैलिटी। आपको पता है मोलैलिटी में हमने लिया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो वैसे ही है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मास लिया है वो भी किलोग्राम में। तो यहाँ पर दो चेंजेस हैं, सॉल्वेंट है और वो भी किलोग्राम में उसका मास ले रखा है। तो इस फॉर्मूला बिकम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर मास ग्राम में हो तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो जाता है एंड इट्स डेफिनेशन बिकम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इसी तरीके से अगर हम इसकी यूनिट करें तो यूनिट हो जाएगी मोल पर किलोग्राम।
अगर हम इसका कोई न्यूमेरिकल करके देखें, जैसे 3 ग्राम यूरिया है, यूरिया इसका फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है। आप इसका मोलर मास कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या फिर दे रखा हो कि 60 ग्राम पर मोल है और वो 250 ग्राम वाटर में डिजोल्ड है, हमें इसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के हो जाएंगे मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 3 ग्राम अपॉन 60, दिस कम्स आउट टू बी 0.05 मोल्स हो जाते हैं यूरिया के, और मोलैलिटी हो जाती है 0.05 अपॉन मास जो है 250 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000, और ये हो जाता है 0.2 मोल पर किलोग्राम, यानी सिंपली हम बोले 0.2 मोलल सॉल्यूशन। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जैसे मोलैलिटी में कैपिटल M से डिनोट किया था, मोलर सॉल्यूशन था, यहाँ पर मोलल सॉल्यूशन हो जाएगा, मोलल सॉल्यूशन, और वो 0.2 मोलल सॉल्यूशन इसकी मोलैलिटी हो जाती है। अगर हमें किसी सॉल्यूशन में मास से वॉल्यूम या वॉल्यूम से मास कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का, तो उसके लिए आपको पता है कि हम डेंसिटी वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम इन टॉपिक से रिलेटेड और न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो जैसे हम न्यूमेरिकल करते हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, जिसका फॉर्मूला NH2CO NH2 है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि हमें 0.25 मोलैलिटी का एक्वस सॉल्यूशन बनाना है 2.5 किलोग्राम, उसमें हमें कितना यूरिया ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम इस बात का पता होना चाहिए हमें कि 0.25 मोल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम वाटर में 0.25 मोल यूरिया घुला हुआ है। तो 0.25 मोल घुला हुआ है 1 किलोग्राम वाटर में, लेकिन वाटर में यूरिया घुलने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसका वजन वाटर के और यूरिया के जो वेट है उनके सम के बराबर होगा। तो जो 0.25 मोल यूरिया हमने ऐड किया है उसका कितना मास होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। वो इसके मोलर मास से कैलकुलेट होगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल को हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका मास निकल आएगा। तो मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, इस फॉर्मूले से हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो यूरिया का मोलर मास हो जाता है 60 ग्राम पर मोल, और अब हम 60 जो इसका मोलर मास आया है इसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 60 ये हो जाता है 15 ग्राम, और अगर हम 100 किलोग्राम में कहें तो 0.015 किलोग्राम इस यूरिया का मास हो जाता है जो हमने 1 किलोग्राम वाटर में ऐड किया है। तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हुआ, वाटर का मास 1 किलोग्राम, यूरिया का मास 0.015 किलोग्राम, तो टोटल सॉल्यूशन का मास हो गया 1.015 किलोग्राम। तो 1.015 किलोग्राम में कितना यूरिया है 15 ग्राम, और ऐसा सॉल्यूशन हम अगर 2.5 किलोग्राम बनाए तो उसमें यूरिया का कितना वजन होगा, दैट विल बी 15 अपॉन 1.015 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, और ये हो जाता है 36.94 ग्राम। यानी इतना यूरिया हम वाटर में ऐड करेंगे तो वो 2.5 किलोग्राम यूरिया का सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसकी मोलैलिटी 0.25 मोलल होगी। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अगर हम एक टाइप का और न्यूमेरिकल करके देखें कि जैसे एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कंटेन्स 68% नाइट्रिक एसिड HNO3 का 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है बाय मास, तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, और डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम इसके मास से कैलकुलेट कर सकते हैं, मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो 68% नाइट्रिक एसिड का मतलब है कि 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम वाटर में 68 ग्राम HNO3 है। तो अगर हम 100 ग्राम की बात करें तो उसके अंदर नाइट्रिक एसिड हो जाता है 68 ग्राम। इसके मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो HNO3 का मोलर मास हो जाता है 63 ग्राम पर मोल। तो 68 डिवाइडेड बाय 63, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं HNO3 के, ये हो जाता है 68 डिवाइडेड बाय 63, दिस बिकम्स इक्वल टू 1.079 मोल। यानी इतने मोल जो हैं इस सॉल्यूशन में है। और अब हमें चाहिए इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम। हमारे पास मास है इस सॉल्यूशन का, हमने इसको 100 ग्राम मानकर चले हैं, तो 100 ग्राम इसका मास है। डेंसिटी दे रखी है तो हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाता है इसका, मास अपॉन डेंसिटी। मास 100 ग्राम है, डेंसिटी दे रखी है 1.504, तो इसका वॉल्यूम हो जाता है
66.7 मिलीलीटर। अगर हम इसको लीटर में कैलकुलेट करें तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 0.0667 लीटर। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम इसकी मोलैरिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1.079 है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाता है 0.0667। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो जाती है 16.23 मोल पर लीटर, या हम कह सकते हैं 16.23 मोलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पर करके देख सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए थैंक यू।